Hello, my dear friends and viewers, back again with something very, very interesting. Always trying to keep you well informed in a very easy way to understand for everyone. See, I'm from a scientific background, but I will not twist things much. I'll just discuss about some important concept in a very, very easy manner जो आप बहुत आराम से समझ जाएंगे. तो आपने क्या सुना है ये वर्ड इन्फ्लेमेजिया, बहुत इंटरेस्टिंग है. ये आप समझ सकते हैं कि रिसेंटली जो इश्यूज आ रहे हैं उन चीज़ों को मैंने जॉइन करके एक वर्ड आपको बताया है जो आप ब्रेक करेंगे तो आपको समझ आएगा. इन्फ्लेमेजिया इज़ इन्फ्लेमेशन प्लस एजिंग. दैट इज़ बॉडी में जब इन्फ्लेमेशन होता है या इन्फ्लेमेटरी स्टेट में होती है बॉडी, तो उसमें एजिंग प्रोसेस भी हमारा फास्ट हो जाता है. एजिंग मीन्स दैट आपके ऑर्गन्स की फंक्शनिंग डिटोरिएट होने लगती है. ब्रेन फंक्शन से लेके हर ऑर्गन के फंक्शन में डिटोरिएशन होगा. मेटाबॉलिज्म में भी प्रॉब्लम्स आएंगी एंड यू आर नॉट एज एक्टिव एज यू शुड बी एट दैट एज. तो जब आप अपनी एज के अकॉर्डिंग इतने एजाइल, इतने एक्टिव, एनर्जेटिक नहीं फील कर पाते, या आप करते थे पहले और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी. तो जैसे मैंने बात की थी कि इन्फ्लेमेशन जो हमें नहीं दिखता वो हमारी बॉडी में हो रहा है क्योंकि हम ऐसा खाना खा रहे हैं, ऐसे फूड चॉइसेस बना रहे हैं, ऐसी लाइफस्टाइल चूज़ कर रहे हैं, प्लस वर्क प्रेशर, मल्टीटास्किंग, सोशल मीडिया and a lot of stress, less sleep, less consistency in our routine, less of quality in life. ये सब चीज़ें जो है ना बॉडी में जो एक नॉर्मल एनवायरनमेंट होना चाहिए ना उस सब को डिस्टर्ब करती है. एंड व्हेन योर बॉडी इज़ नॉट फीलिंग नॉर्मल, कुछ अलग सा चल रहा है, कुछ आप ठीक से नहीं कर रहे हो, देन एनवायरमेंटल इश्यूज़ भी हैं. देखो हमारी बॉडी काफ़ी चीज़ों से एक्सपोज होती है, सिर्फ खाना ही नहीं. एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स डाल रहा है. द यू कैन से प्लास्टिक मटेरियल जो आप यूज़ कर रहे हो. अभी हाल में आया कि मिनरल वाटर जो हम खरीदते हैं कभी कहीं बाहर जाते हैं और पीने के लिए, दोज वाटर बॉटल्स आर ऑल्सो अंडर द रेडार ऑफ FSSAI जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है. वो लोग कह रहे हैं कि ये मिनरल वाटर ये भी आपको बीमार कर सकते हैं बिकॉज प्लास्टिक के कांटेक्ट में रहती हैं एंड दिस प्लास्टिक एक्चुअली लीड्स टू द एंट्री ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स इनसाइड योर बॉडी. तो ये सब चीज़ें जो हैं ना वो अनचाहे अनजाने हमारी बॉडी में घुसती हैं क्योंकि पोल्यूशन भी काफ़ी बढ़ रहा है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ ज़्यादा हो रहा है. द एग्रीकल्चर, द फार्मिंग इज़ नॉट दैट इट वाज मैनी ईयर्स अगो. ठीक है, एवरीथिंग इज़ सो आर्टिफिशियल, एवरीथिंग इज़ सो फास्ट पेस्ड. इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, ये सब चीज़ें, और जिस तरीके से कंक्रीट के जंगल में कन्वर्ट हो रहा है हमारा एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंजेस, ये सब हमें बीमार कर रहे हैं. तो इन्फ्लेमेशन प्लस एजिंग इज़ इन्फ्लेमेजिया. और एजिंग का मतलब ये नहीं है कि आपकी उम्र जो है उससे ज़्यादा आप दिखते हैं. एजिंग कहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे डिटोरिएट हो रहे हैं. उनकी जो पेस है वर्क करने की, फंक्शनिंग जो है ना वो नॉर्मल नहीं है. दे आर बिकमिंग स्लो, दे आर बिकमिंग लेस एफिशिएंट. ओके, अगर मैं एक कैटेगरी चुनती हूँ, सपोज़ हार्ट डिजीज़ को मैं चुनती हूँ, तो आप क्या समझते हैं कि हार्ट डिजीज़ आपकी बॉडी में जो इश्यूज़ हैं या हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर है या कुछ भी है, वो सिर्फ हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो रहा है या फिर LDL कोलेस्ट्रॉल जो आप जानते होंगे, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं. ठीक है, कहते आए हैं. सो आई वुड लाइक टू clarify and remove this doubt that heart issues या heart problems जो हैं, if you see they are actually happening in a very early age. बहुत young लोगों को ये problems हो रही हैं. Even high blood pressure is also happening in the younger age people. Okay,
तो आप इस चीज़ को कैसे कंसिडर करेंगे कि ये प्रॉब्लम सिर्फ हाई कोलेस्ट्रॉल, प्लेक फॉर्मेशन बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, यही रीज़न है। अभी तक तुम यही मानते आए हैं और जो ट्रीटमेंट लाइन है वो भी इसी तरीके से चलती है कि अपना कोलेस्ट्रॉल कम रखें। जो ड्रग्स आप लेते हैं, जो ले रहे होंगे उनको आइडिया होगा, स्टैटिन्स होती हैं, रोजुवास्टैटिन ये सब नाम से आती है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम रखती हैं। और वो कोलेस्ट्रॉल कम रखती हैं तो मतलब आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को भी चेक में रखती हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल भी आपके फंडे को कहूँगी गलत है, बिल्कुल गलत। इट्स टोटली रॉन्ग दैट ओनली हाई कोलेस्ट्रॉल इज़ कॉजिंग द हार्ट डिजीज़। एक फैक्टर नहीं होता कोई भी डिजीज़ का, ठीक है। ट्रीटमेंट उस एक फैक्टर को देख के किया जाता है। ड्रग्स ऐसे दी जाती हैं जो उस एक चीज़ को टारगेट करती है जो उस डिजीज़ एरिया में पाया जाएगा या उस डिजीज़ के लिए मेन कॉजल एजेंट माना जाता है। सो द ड्रग्स टारगेट सर्टन सिंगल कंपाउंड्स, कंपोनेंट्स, लेकिन बॉडी के अंदर जो एक काफ़ी चीज़ों का मिला जुला जो खेल है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है, उस चीज़ को ड्रग्स कभी ट्रीट नहीं करती। तो मैं इस तरह के मेडिसिन, इस तरीके की मेडिकल प्रैक्टिस को, इन सब चीज़ों को क्लिनिकली मैं ठीक नहीं बोलूँगी। बिकॉज व्हेन यू आर सिक, यू आर नॉट सिक ड्यू टू अ सिंगल रीज़न or due to a single culprit. You cannot target a single thing. What makes you sick is something which is a mix of many other problems happening in your body, which can start from hormonal disturbances to targeted organs becoming dysfunctional or having less functioning. Okay, so ये काफ़ी चीज़ें, द मिक्स ऑफ द हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, इट्स अ मिक्स ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग, इट्स अ मिक्स ऑफ योर पुअर मेटाबॉलिज्म, इट्स अ मिक्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स, ठीक है। इन्फ्लेमेशन एक फैक्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सो व्हेन यू आर बिकमिंग प्रोन टू हार्ट डिजीजेस, आई वुड से दिस इज़ बिकॉज यू आर बिकमिंग you are having an inflammatory state in your body. Okay, आपके बैड फूड चॉइसेस होते हैं, ठीक है। आप जैसे काफ़ी यंग एज में यू हैव स्टार्टेड ईटिंग जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज फूड, मोस्टली ज़्यादा शुगर, स्टार्च, ग्लूटेन कंटेनिंग डाइट, रिफाइंड फ्लावर्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब का जो इनटेक है रेगुलरली, ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को स्टार्ट कर देता है, जिसके बारे में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। इन्फ्लेमेशन मतलब वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और वो एक्टिवेशन से काफ़ी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स रिलीज़ होते हैं जिन्हें हम साइटोकाइंस कहते हैं, जिसमें TNF अल्फ़ा बहुत इम्पॉर्टेंट साइटोकाइन है जो एक इन्फ्लेमेटरी, मेजर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा बोलते हैं। एक ILF इंटरल्यूकिन फैक्टर भी है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट साइटोकाइन है। तो ये जो साइटोकाइंस है ना, फिर ये आपके एक्टिवेटेड इम्यून सिस्टम की वजह से जनरेट हो रहे हैं और ये फिर हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। तो जब आप इस इन्फ्लेमेटरी स्टेट में होते हैं, साइटोकाइंस रिलीज़ हो रहे हैं, तो आपका जो नॉर्मल लिपिड मेटाबॉलिज्म है, जिसमें नॉर्मली क्या होगा कि जैसे आपने फ़ैट खाया, ठीक है, फ़ैट मोस्टली क्या होता है, उसे हम साइंटिफिकली बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड, सिंपल फैट्स। वो आपके खाने से इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुआ और फिर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो ऊला ऊबर की तरह काम करते हैं, क्योंकि फ़ैट आपके सर्कुलेशन में डिज़ोल्व नहीं होता। प्लाज्मा जिसे हम बोलते हैं, जो ब्लड के अंदर कंटेंट है प्लाज्मा, जिसमें सेल्स डिस्पेंस रहते हैं, तो प्लाज्मा में या सर्कुलेशन में जब एब्जॉर्ब होके वो फैट आता है तो वो डिज़ोल्व नहीं होता, बिकॉज इट इज़ फैट। बटर, घी, ऑयल को आप पानी में नहीं डिज़ोल्व कर सकते, वही कंडीशन हमारी बॉडी में होती है। तो जब फैट एब्जॉर्ब होता है तो उसको लिवर में ट्रांसपोर्ट करना होता है, उसके लिए हम ओला उबर कैब्स जैसे पार्टिकल्स को यूज़ करते हैं, जो उस फैट को अपने अंदर ले लेता है और आउटर पार्ट उसका सर्कुलेशन में डिज़ोल्व हो जाता है। इस तरीके से वो उनको फ्लोट करके ईज़िली उनको उसके साथ सेल करके लिवर तक पहुंचाता है।
तो ये डाइटरी फैट आपने खाया, वो लिवर में गया। लिवर में पैकेज होता है वो, ठीक है। लिवर में कुछ पार्टिकल्स हैं अलग से, उनके अंदर पैकेज होता है और पैकेज होके फिर वो लिवर से बाहर निकलता है। और जो आपने शुगर खाई, जो आपने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाए, वो भी लिवर में जाके फ़ैट में कन्वर्ट होते हैं। तो एक तो आपका डाइटरी फैट लिवर में पहुंचता है, एक आपका जो लिवर में बन रहा है वो फैट होता है, जिसे हम एंडोजीनस फैट कहते हैं, जो फैट आपकी बॉडी में बन रहा है। एक्सोजीनस फैट जो आपने डाइट में खाया। ये दोनों फैट आपके लिवर में आते हैं। और उसके बाद कुछ स्पेशल व्हीकल्स होते हैं, वापस वही ओला उबर की तरह जो काम करते हैं, उनसे वो लिवर से बाहर निकलेंगे, ठीक है। लिवर से बाहर जब निकलते हैं तो फिर वो एक एक्सचेंज मैकेनिज़्म होता है, जिसमें बेसिकली कुछ पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं HDL। ओके, दे आर गुड कोलेस्ट्रॉल, ऐसा बोला जाता है, बिकॉज वो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को टिश्यूज़ में से स्कैवेंज करके निकाल के लिवर की तरफ ले जाते हैं डिस्पोज करने के लिए। तो वो बैलेंस कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है। और एक चीज़ आप याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल आपको बेसिकली एंडोजिनस सिंथेसिस से ही मिल रहा है। एक्सोजीनस मोड में जो आप कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में जा रहा है वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं करता आपकी बॉडी कोलेस्ट्रॉल का। एंड कोलेस्ट्रॉल का इतना अच्छा मेटाबॉलिज्म है कि बॉडी हरदम उसको बैलेंस में रखती है। इट्स नॉट प्रोड्यूस्ड इन एक्सेस, क्योंकि उसमें रेगुलेटरी मोड होता है। सेल को कोलेस्ट्रॉल चाहिए तो वो बनाएगा, नहीं चाहिए तो नहीं बनाएगा। यू डोंट हैव एक्सेस कोलेस्ट्रॉल। और वो कोलेस्ट्रॉल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो बनता है, जो सिंथेसाइज हो रहा है हमारी बॉडी में, हमारे न्यूरल ट्रांसमिशंस के लिए, जिनमें नर्व जो शीट्स होती हैं या माइलिन शीट बोलते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीरॉयड हार्मोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंपोनेंट बाइल एसिड्स हैं, वो कोलेस्ट्रॉल के डिग्रेडेशन से बनते हैं, जो फैट को एब्जॉर्ब करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द बॉडी, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च है जिसमें ऐसा पाया गया कि जो लोग बहुत कम कोलेस्ट्रॉल खाते हैं या ऐसे ड्रग्स ले रहे हैं जो कोलेस्ट्रॉल को काफ़ी कम कर देता है, उनमें ब्रेन रिलेटेड इश्यूज़, डिसऑर्डर्स हो जाते हैं और उनकी जो साइकोलॉजी है वो क्रिमिनल टाइप की हो जाती है। दे आर नॉट पीपल हु थिंक रीजनेबली, ठीक है, क्योंकि उनके जो न्यूरल ट्रांसमिशंस हैं, नर्वस सिस्टम का जो फंक्शनिंग है वो काफ़ी अफेक्ट होता है, क्योंकि ब्रेन लिपिड्स के लिए भी कोलेस्ट्रॉल चाहिए और नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए भी कोलेस्ट्रॉल चाहिए। सो दीज पीपल बिकम इनसेन, दे सफ़र फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो ये कनेक्शन है। तो कोलेस्ट्रॉल को हरदम ख़राब समझना, गलत समझना, एक विलन बनाना बहुत गलत चीज़ है। तो हम जो बात कर रहे थे कि कोलेस्ट्रॉल मतलब आपका जो बॉडी में लिपिड्स का टू वे होता है, लिवर से बना बाहर निकलेगा टिश्यूज़ को देने के लिए, लेकिन बीच में HDL उसको मिल जाता है, ठीक है। HDL को वो एक्सचेंज करते हैं, जो ट्राइग्लिसराइड या फैट लिवर से बाहर निकला वो HDL में चला गया और HDL का कुछ कोलेस्ट्रॉल उन व्हीकल्स में चला गया जो लिवर से निकले थे। तो अब वो जो व्हीकल्स हैं जिन्हें हम वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, जो लिवर से निकले, वो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, LDL में। तो आप देख सकते हैं कि लिवर से जो बाहर निकले वो LDL में कन्वर्ट हुए, जिन्हें हम कह रहे हैं कि वो कोलेस्ट्रॉल कैरी कर रहे हैं, और जो कोलेस्ट्रॉल लेके आ रहा है एक्सेस फ्रॉम द टिश्यूज़, उन्हें हम HDL कह रहे हैं। तो बन रहे दोनों एक दूसरे के साथ से, अलग रह के इनका मेटाबॉलिज्म नहीं होता। तो हम ये नहीं कह सकते कि LDL इज़ द ओनली कल्प्रिट। जब आपका पूरा लिपिड मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाता है तब LDL का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाएगा, अकेले नहीं होगा, ठीक है। अब ये LDL जो है ये सेल्स अपटेक करेंगे, इसके कोलेस्ट्रॉल को यूज़ करेंगे। अगर सेल में ऑलरेडी बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल है तो फिर वो LDL का अपटेक नहीं करेगा एंड फिर वो एक्सेस डिस्पोज हो जाएगा लिवर के अंदर, स्कैवेंज होके थ्रू HDL। लेकिन अगर कम है तो वो LDL
जो है अप रेगुलेट होंगे, रिसेप्टर्स LDL सेल के अंदर जाएगा एंड सेल विल यूज़ दैट LDL कोलेस्ट्रॉल। तो हर चीज़ का एक मैकेनिज़्म होता है, हर चीज़ एक बैलेंस में होती है। कोई चीज़ ख़राब है, कोई चीज़ अच्छी है, हम नहीं कह सकते, क्योंकि जितने भी पाथवेज हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स के फंक्शंस हैं, ये सब सेट किए गए हैं और इनकी फंक्शनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। यू कैन नॉट डिलीट वन मॉलिक्यूल टू ट्रीट अ डिजीज़। अब स्टैटिन्स क्या काम करती हैं? स्टैटिन्स आपका कोलेस्ट्रॉल लोअर करती हैं एंड इट्स नॉट दैट इट्स लोअरिंग योर LDL कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लोअर करके वो आपको बीमारी से नहीं बचा रहा। ठीक है, इट कैन गिव यू मैनी अदर प्रॉब्लम्स। मस्कुलर वीकनेस एक इशू है स्टैटिन्स का। सो यू कैन नॉट से दैट अ टारगेटेड ड्रग थेरेपी कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम हार्ट डिजीजेस। अब जब हम जो LDL की बात कर रहे हैं, वो LDL जिसे हम बैड कह रहे हैं, वो बैड कब बनता है? जब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है। अपने आप से बैड नहीं बनता। इन्फ्लेमेशन की वजह से जो साइटोकाइन स्टॉर्म है, फ्री रेडिकल स्ट्रेस है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन भी होगा इन्फ्लेमेशन की वजह से, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, मेटाबॉलिक डिसफंक्शंस होंगे, ये सब आपके LDL को केमिकली मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो द LDL इज़ नाउ नॉट द नॉर्मल LDL। अब ये जो LDL एबनॉर्मल हो गए हैं, इनको फ़ौरन समझा जाता है थ्रू द इम्यून सिस्टम। सो वाइट ब्लड सेल्स या मैक्रोफेजेस जो हैं वो इन पे अटैक करेंगे एंड वो फिर प्लेक फॉर्मेशन को जनरेट करते हैं। तो बेसिकली प्लेक फॉर्मेशन क्या है? जो आपके आर्टरीज़ में हो रहा है, हार्ट वेसल्स जो हैं उनमें हो रहा है, दैट इज़ बिकॉज द immune system is fighting against these modified, chemically modified LDL. And in that fighting, they are producing certain kind of, fibrous network and growth factors and all. And फिर धीरे 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 वो plaque formation का form ले लेता है. It becomes hard and it starts, obstructing the space of the vessel. Okay. And उसके वजह से क्या होगा कि बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ स्ट्रेस या किसी ओवर एक्सरसाइजिंग या किसी भी वजह से ओवर एक्साइटमेंट, किसी भी वजह से वो जब प्लेक डिसलॉज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो दैट कैन ऑक्लूड द आर्टरी एंड कैन ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ ब्लड फॉरवर्ड. दैट इज़ एक्चुअली सीन एज सिम्टम ऑफ हार्ट पेन एंड चेस्ट पेन एंड एंजाइना, जिसे हम बोलते हैं, भारीपन चेस्ट पे, जैसे कुछ भारी रख दिया हो, इस तरीके का. एंड उसे अगर हम ट्रीट नहीं करें, रिमूव नहीं करें क्लॉट को, तो फिर वो उस हार्ट मसल्स को, उस एरिया के मसल्स को ब्लड फ्लो नहीं पहुंचेगा, तो वो नेक्रोज हो जाएंगे, दे विल डाई. दैट विल लीड टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. तो इन्फार्क्ट जो है, अगर ज़्यादा डेड हो जाए वो एरिया, तो वो बड़ा इन्फार्क्ट बन सकता है एंड दैट कैन लीड टू मेजर प्रॉब्लम ऑल्सो इफ़ नॉट ट्रीटेड अर्जेंटली. डेथ भी हो सकती है. अगर ट्रीट कर दिया तो पर्सन स्टेबलाइज भी हो सकता है. माइट बी दैट पर्सन मे नॉट नीड एंजियोप्लास्टी और अदर फर्दर प्रोसीजर्स. ठीक है, तो वो चीज़ एक क्लिनिकल आगे की बात है. लेकिन जो चीज़ इसको कर रही है प्रेसिपिटेट हार्ट प्रॉब्लम को, वो क्या कर रही है? आपकी प्रॉब्लम्स आप जानते हैं, आपकी लाइफस्टाइल, ख़राब लाइफस्टाइल, इनकन्सिस्टेंट रूटीन, लेस ऑफ स्लीप, ज़्यादा स्ट्रेस बॉडी में देना, ट्राइंग टू मल्टीटास्क, ट्राइंग टू बी एक्टिव एवरी टाइम, ट्राइंग टू पुश योर सेल्फ सो मच दैट व्हेन द बॉडी नीड्स रेस्ट यू आर नॉट रेस्टिंग, ईटिंग एनी टाइम, anywhere, whatever you get, you are not at all focusing on what you're eating, your food choices, healthy, unhealthy, क्या है क्या नहीं है. You are having a lot of sodas, colas, drinks ले रहे हो, beverages ले रहे हो, drinking so much of coffee, caffeine, then sugary drinks हैं, sugary beverages हैं. You're having a lot of packaged drinks, fructose, high fructose जिनमें होता है, या फिर आप रिफाइंड फ्लावर्स, मैदा, जंक फूड, प्रोसेस फूड ज़्यादा खा रहे हैं, एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, और ये सब आपकी बॉडी में जा रहे हैं. तो एवरीथिंग इज़ अ टॉक्सिन. टॉक्सिन क्या करेगा? टॉक्सिन इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा. इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो क्या होगा? नेचुरली इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे
एंड वो सब फिर आपके जो भी मेटाबॉलिज्म बॉडी में है उन सब को एबनॉर्मल कर देंगे. दे विल मॉडिफाई द वेरियस पाथवेज, द कंपोनेंट्स यूज्ड इन दीज पाथवेज. और इसी का नतीजा एक है हार्ट डिजीज़ या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, जिसमें अंडरलाइंग कॉज है योर बैड हैबिट्स. इफ़ यू आर हैविंग एन इन्फ्लेमेटरी स्टेट, then the lipids which are produced normally will be chemically modified, and which LDL, although is not a bad guy, will be named as a bad guy for no reason. But you have made the guy bad because you have modified the LDL which was normally functioning in your body. So we should not be always saying that LDL is the culprit. We cannot survive with a zero LDL. How can that be possible? Tell me. कोलेस्ट्रॉल आपका सपोज 200 है, HDL आपका सपोज 50 है. ओके, अब आप ट्राइग्लिसराइड चेक करा रहे हो, ट्राइग्लिसराइड आपका सपोज 150 है. ओके, इससे आपका VLDL आएगा 150/5 यानी 30. अब आप LDL कैसे निकालते हो? LDL आप निकालते हो जब आप टोटल कोलेस्ट्रॉल में से HDL और VLDL को माइनस करोगे. तो आपका 200 कोलेस्ट्रॉल है, HDL 40 है, VLDL 30 है, 70. 200 में से आपने 70 निकाले तो 130 आपका LDL आया. दैट्स फाइन, नॉर्मल, 150 के अंदर होना चाहिए. ठीक है, अब मान लो आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, 300 है, ट्राइग्लिसराइड भी ज़्यादा हाई है. ठीक है, सपोज ट्राइग्लिसराइड 400 है, 400 को आपने 5 से डिवाइड किया. ओके, इट्स 80 प्लस 40 आपका HDL है तो 120, और 300 कोलेस्ट्रॉल है, 120 आपने उसमें से निकाला तो आपका आ गया 180. ओके, तो LDL फिर भी इतना ज़्यादा नहीं है. बट ये कैलकुलेशन कब तक सही है? जब आपका ट्राइग्लिसराइड 400 के अंदर है, तब आप LDL कैलकुलेशन से निकालो. लेकिन आप इस LDL को क्यों टारगेट कर रहे हो? हाँ, आपके डॉक्टर के 130-140 में भी LDL ज़्यादा है तो मुझे आपको ट्रीट करना पड़ेगा स्टैटिन से, बिकॉज दिस इज़ अ बैड गाय. बट डू यू नो, इन दिस 130 milligram per deciliter LDL which you have calculated, how much is chemically modified, जिसे हम कहते हैं स्मॉल डेंस LDL. वो आपको नहीं पता. जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो है स्मॉल डेंस LDL which is actually leading to that plaque formation. ओके, एंड मैं आपको बता दूं कि ये इन्फ्लेमेशन जो हो रहा है, हार्ट डिजीज़ का कनेक्शन है, अल्जीमर्स का भी कनेक्शन है, क्योंकि अल्जीमर में भी प्लेक फॉर्मेशन आपके ब्रेन वेसल्स में होते हैं. ठीक है, सो एनीथिंग विच इज़ इनिशिएटिंग इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन, cytokine storm, generation of inflammatory mediators, growth factors, and a fighting inside the body will cause abnormalities in the normal functioning and the metabolism of the body. All this will also lead to mitochondrial dysfunction, which will cause oxidative stress or free radical generation. एक फ्री रेडिकल जनरेशन आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है, एक हो रहा है जो आपको बाहर से मिल रहा है, क्योंकि आप एक्सपोज हो रहे हो तो एनवायरमेंटल कंडीशंस जिसमें पोल्यूशन है, गंदे खाने की वजह से वो भी हो रहा है, टॉक्सिन्स से आप एक्सपोज हो रहे हैं, पेस्टिसाइड से हो रहे हैं. दूसरा, अगर आप प्लास्टिक में कंटेनर्स में खाना खा रहे हैं, प्लास्टिक वाटर बॉटल से पानी पी रहे हैं, कंटिन्यूस प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से भी टॉक्सिन्स जनरेट हो रहे हैं. So you cannot save yourself to that extent, but at least you can save yourself from the choices which you are making, which is in your hand to decide. तो इतना 50% तो सेव आप अपनी बॉडी को कर सकते हैं from inflammation. So if you want to stay away from inflammation, you have to increase your age, remain healthy even after you age gracefully, instead of aging before your regular you can say जो 70-80 की एजेस है उनसे पहले आप एज होना चाह रहे हैं, तो आप गंदा खाना खाइए, एक्सपोज करिए खुद को शुगर, रिफाइंड फ्लावर, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, एंड आप देखिए कि आप कितनी जल्दी एज होते हैं. इफ़ यू वांट टू रिमेन हेल्दी, यंग, एजाइल, एक्टिव, एनर्जेटिक, प्रोडक्टिव,
then it's very important that you take care of the food choices you are making. Okay, so I wish you a long life and I wish you a happy life. Eat clean, eat home cooked, and always stay happy and healthy. Take care. Bye.